नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस समय शीतलहर की चपेट में आने वाला है। मौसम वैज्ञानिक आशंका प्रकट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 डिग्री सेल्सियस की चपेट में आ सकता है, ठंड सिकुड़ सकता है। परंतु देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां इतनी तेज है कि पक्ष और विपक्ष जहां संसद का शीतकालीन सत्र विवादों के कारण विवादों की झोली में उलझकर बिना काम के उलझ गया है, जिसे कहते हैं सूत न कपास लठम लठा। पक्ष और विपक्ष डटे हुए हैं, संसद में काम ही नहीं हो रहा है। संसद का अधिकांश समय हाय हल्ला, पक्ष और विपक्ष अपनी धुरी पे अड़े हुए हैं। देश की चिंता कौन करे? वहीं बांग्लादेश में हो रही कट्टरपंथियों द्वारा सरकार के संरक्षण में चल रहे कट्टरपंथी द्वारा और सरकारी सेनाओं और सुरक्षा बलों द्वारा वहाँ की अल्पसंख्यक हिंदू समाज और के साथ जो अमानवीय अत्याचार, दुराचार और व्यवहार किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है उनकी धार्मिक हित, उससे भी भारत का शीतकाल में भी भारत की आम जनमानस गुस्से से लपेटे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार से बार बार चुनाव में मात खाने वाली विपक्ष इंडिया गठबंधन के अंदर नेतृत्व को कौन करेगा, इसमें संघर्ष चल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय आत्मसम्मान को विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदे जाने के खिलाफ जो जनभावनाएं जागृत हो रही है, उससे देखकर उससे इतिहास में किए गए अक्षम्य अपराधों को निंदा करने के बजाय यहाँ पीड़ित समाज को ही गरियाने का काम किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इतिहास के खलनायकों द्वारा किए गए कुकृत्यों के लिए निंदा की जाए और पीड़ित समाज के पे मरहम लगाते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न होने का देशिक संकल्प लेना चाहिए था। और दोनों समाज, यहाँ के तमाम विदेशी आक्रांताओं से इस प्रकार का कोई संलग्नता न दिखा के देश को एकजुट होकर विदेशी आक्रांताओं के कृत्यों का निंदा करनी चाहिए। भविष्य में इस प्रकार के कृत्य किसी के साथ न किए जाए, इसका संकल्प लें। अब आते हैं हम संसद। आज 9 दिसंबर की इस समय रात के 7:30 बजे हैं। मौसम शीतलहर की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली धीरे धीरे आ रही है। परंतु संसद में जो चर्चा हो रही है, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जहां विपक्ष अडानी के भ्रष्टाचार और संभल प्रकरण पर सरकार को घेर रहा है, गतिरोध पैदा हो रहा है।
वहीं सरकार जॉर्ज सोरोस या अमेरिकी धनपति द्वारा भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए के आरोप से विपक्ष पे लगाकर, खासकर इंडिया गठबंधन के सिरमौर सोनिया और राहुल गांधी पे लगाकर वाद विवाद में पूरा शीतकालीन सत्र का पहला चरण बिना काम के खत्म हो गया। तो ये चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ बहुत देश देख के परेशान है कि जो विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ, जो कमजोरियां उसके खिलाफ मजबूती से काम नहीं कर पा रहा है, मोदी सरकार को पटकनी देने के बजाय, संसद में घेरने के बजाय, अब विपक्ष की नेताओं में ये प्रतियोगिता चल रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व कौन करेगा। संख्या बल में देखा जाए तो कांग्रेस स्वाभाविक नेतृत्व है। देश के अधिकांश राज्यों में उसकी उपस्थिति मजबूती है, उसको लंबा अनुभव है शासन चलाने का और पक्ष विपक्ष में रखना। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी कह रहे हैं कि विपक्ष का नेतृत्व तो खड़गे जी कर रहे हैं, वहीं एक लॉबी ये है महाराष्ट्र में, जैसे शिवसेना है, शिवसेना के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ममता दीदी और सक्षम है। ममता बनर्जी भी ये कह रही है कि मैं देश का नेतृत्व कर सकती, परंतु नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर। भले ही बंगाल में ममता बनर्जी का कोई विकल्प न हो, परंतु ममता बनर्जी ने क्या बंगाल में सबको साथ में लेकर विपक्ष में चलने का कुव्वत दिखी या ऐसा साहस किया, बड़े दिल का काम किया। विपक्ष में जहां वामपंथी दलों और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट न देकर विधानसभा चुनाव में हाशिए में धकेल दिया, तो किस मुंह से ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व की बात कर रही है। विपक्ष के नेतृत्व के ममता बनर्जी के प्रश्न पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ममता जी विपक्ष की नेता हैं इंडिया गठबंधन, अगर उन्हें दावेदारी करनी है नेतृत्व की, वो अपना प्रस्ताव रखें, उस पे इंडिया गठबंधन पे विचार विमर्श होगा कि किसका नेतृत्व हो। भले ही आम आदमी पार्टी और शिवसेना ये कहें कि ममता दीदी अच्छी मजबूत नेतृत्व, परंतु इनकी कथनी और करनी में खतर है। जहां आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की यकायक घोषणा कर दी, कांग्रेस विचार विमर्श कर रही थी या अनकानी कर रही थी, तो उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिस ढंग से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव द्वारा इन विधानसभा उपचुनाव में, जो 23 नवंबर को जिस उपचुनाव का मतगणना हुई, उस चुनाव में कांग्रेस ने देखा जब 9 सीटों में से अधिकांश सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए,
तो कांग्रेस ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। ये हुई उदारता की बात। ऐसा काम हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी करता तो समझा जा सकता है कि ये गठबंधन के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, परंतु आप ये काम करना नहीं चाहते हैं। आप अधिकांश इंडिया गठबंधन के अधिकांश दलों का ये रवैया है कि कांग्रेस को इतना दबाव में रखा जाए कि वो खुद ही सिमट जाए। पर कांग्रेस ने जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता किया, पंजाब में समझौता नहीं हुआ, परंतु पंजाब में जो संघर्ष हुआ उससे आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ हुई। तो ये हमारा मानना है कि किसी भी ढंग से आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना, शिवसेना ने अपनी भूलों की वजह से और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपने शासनकाल के दौरान की गई भूलों, पालगांव के साधुओं का निर्मम हत्या प्रकरण पे और सांसद राणा द्वारा हनुमान चालीसा प्रकरण पे और तारे नायका द्वारा अपनी आलोचना से बौखलाकर उसके घर पर, उसके मकान में तोड़फोड़ करने के प्रकरण से लेकर कई ऐसे प्रकरण हुए जिससे उद्धव ठाकरे की छवि खराब हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो तिकड़म से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ फोड़ के दल बदल करा के उनको असली मान्यता दिलाने का काम किया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात किया, जब समय था कि वहाँ पे सोलापुर में महाराष्ट्र में आरोप है कि एक गांव में जहाँ पे 2000 के करीब वोट है, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, वहाँ भाजपा के उम्मीदवार को आधे के करीब वोट मिलना, जहाँ पर आम भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में लोग नहीं थे, तो वहाँ पे मशीनों पे प्रश्न उठा। उस प्रश्न का समाधान करने के लिए, उस प्रश्न की हकीकत दिखाने के लिए वहाँ की जनता ने, वहाँ के ग्रामीणों ने जब मशीनों से मतपत्र द्वारा चुनाव कराने, मशीनों के बजाय मतपत्र द्वारा चुनाव का प्रदर्शन करने का ऐसा एक लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने का काम किया, तो शासन प्रशासन ने उसे पुलिस या दमन से उसे रोक दिया। ये उचित कार्रवाई नहीं माने, करने देते। प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। जनता के प्रश्नों का लोकतांत्रिक रूप से उत्तर देना चाहिए। हमारा ये मानना है, मशीनों पे जब मनमोहन की सरकार थी तब भाजपा के नेता शिष्टमंडल लेके मनमोहन सरकार और चुनाव आयोग के दर पे जाते थे कि इन मशीनों से चुनाव न कराया जाए, ये मतपत्र द्वारा चुना किया है। अब समय ने चक्र उल्टा घूमा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो अपने उस मांग को नज़रअंदाज करके वो मशीनों से चुनाव करा रही है। जब भाजपा मशीनों से चुनाव करा रही है तो कांग्रेस और अन्य दल मांग कर रहे हैं कि मशीनों से चुनाव न हो, मतपत्र से।
इसी को कहते हैं का बरखा जब कृष्ण स्वामी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। जब समय था कांग्रेस के पास तो उसने किया नहीं, जब समय था राहुल गांधी के पास तब वो सत्ता में नहीं बैठे। आज सत्ता से कोसों दूर है। सरकारों की मति और विपक्षी दलों की मति कितनी भ्रमित होती है। जो इस देश में लोकतंत्र की मूल आत्मा है वो सनातन धर्म। इस देश में चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो जो भारत के मूल अंग हैं, वहाँ पे लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण हो चुका है। वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है, इस्लामिक देश है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र चल नहीं सकता। अल्पसंख्यकों के साथ कितना अन्याय हो रहा है वो सामने दिख रहा है। ऐसा अन्याय हो रहा है कि भारत के अल्पसंख्यक कई इस्लामिक धर्म गुरुओं ने इस बात की कड़ी निंदा की। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से लेकर तमाम उलेमा हिंद ने इस बात की कड़ी वर्चना की, और वहीं उल्टा यहाँ के कई पीडीपी की नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री नाथिन कह रही है हिंदुत्व अराजकता नफरत का पैदा है। अरे हिंदुत्व लोकतंत्र की आत्मा है। हिंदुत्व भारतीय नहीं विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। दूसरे एक और भी दिशाहीन अलमदार और पैदा हो गए, वो कह रहे हैं भारत में मुस्लिम खतरे में। अरे संसार में अगर कहीं मुस्लिम सुरक्षित हैं तो भारत में है। मुस्लिम तो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम तो बांग्लादेश में 32 लाख मुस्लिमों को पाकिस्तानी फौज ने निर्मम हत्या की बात है। यहाँ से जो लोग बड़े हुंकार भर के पाकिस्तान में गए थे कि हमें इस्लामिक पाकिस्तान चाहिए, उनको मुजाहिर का दर्जा देकर उनके साथ कितना अन्याय हुआ। अहमदियों के साथ कितना अन्याय हुआ, शियाओं के साथ कितना अन्याय हुआ, बोराओं के साथ कितना अन्याय हुआ। तो ये अन्याय, और कह रहे हैं भारत में सुरक्षित नहीं है। क्या सीरिया में सुरक्षित है? क्या ईरान में सुरक्षित है? क्या मिस्र में सुरक्षित है? क्या अफगानिस्तान में सुरक्षित है? तो भारत को समझो, भारत की उदारता कि सबको अपना परिवार समझकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को गरियाना बंद करो, और इतिहास में विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई भूल की निंदा करना सीखो। और पीड़ित समाज जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, देश के इतिहास के साथ, देश के साथ जो जघन्य कृत्य हुआ उसकी निंदा करिए। भारत का समाज इतना उदार है कि वो सबको गले लगाएगा और अपने साथ आगे बढ़ाएगा। इसी आशाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ सच की परछाइयों को पे चलना सीखो। झूठ से की उम्र बड़ी नहीं होती है। दिल में प्रेम की लो जलाओ। स्वार्थ से तो आम आदमी भी अंधा हो जाता है। स्वार्थ से केवल बर्बादी का ही शोला बनता है जो लंका का दहन करता है। इसी आशा और विश्वास के साथ ये शीतकाल में जो कह रहे हैं दिल्ली ठंड से 3 डिग्री में, यहाँ लेह लद्दाख में देश के जाबाज 0 से कई डिग्री नीचे में देश की रक्षा कर रहे हैं। संसद में बैठे लोग जो देश में इस समय सीरिया से लेकर चारों तरफ इतना बांग्लादेश में हो रहा है, देश को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मंत्रणा होनी थी, चिंतन मंथन होना था। परंतु देखो, अडानी जैसे प्रकरण को नजरअंदाज किया जा रहा है।
अगर भ्रष्टाचार अडानी करे या कोई व्यक्ति करे, उस पर गंभीरता से विचार विमर्श और उसको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल माँ भारती का है, सवाल राष्ट्र के विकास का है, सवाल देश के 140 करोड़ लोगों का है। और जो षड्यंत्र स्वराज से लेकर तमाम लोग इस भारत को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, उनको भी सबक सिखाना चाहिए। इसलिए पक्ष हो या विपक्ष, बेमतलब की बहसों से, प्रतिष्ठा से राष्ट्र के अमूल्य निर्माण के समय को नष्ट न किया जाए। जहां सवाल उठ रहा है एक देश एक चुनाव, तो वहां ये होना चाहिए देश की आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय और सुशासन कितना मिल रहा है, इस पर जरा चर्चा करिए। आप किसानों को आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं? आप देश के आम जनमानस को जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय धरना स्तर पर अपनी बात कहने के लिए तैयार आज्ञा नहीं देते। लोकतंत्र किस बात का, जहां जनता अपनी फरियाद न कर सके। इन तमाम प्रश्नों से प्रश्न यक्ष प्रश्न है, लोकशाही के यक्ष प्रश्न के कटघरे में पक्ष और विपक्ष सूत न कपास लठम लठा। इसी के साथ आज का ये संवाद आपसे विदा लेते हूँ। जय हिंद, जय भारत।